Tamil Classics. रात के लगभग 3 बज रहे थे। ठंड इतनी थी कि कोहरा जमीन को चूम रहा था। गोरखपुर के पास नौतनवा स्टेशन के उस पुराने और सुनसान प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी सी दिखने वाली पैसेंजर ट्रेन आकर रुकी। ट्रेन की सीटी किसी रोती हुई औरत की चीख जैसी लग रही थी। उस ट्रेन के एक डिब्बे से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उम्र यही कोई 50 के आसपास होगी। उसके कपड़े महंगे थे। शरीर से वो खाता पीता अमीर लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और चेहरे पर ऐसी मायूसी थी जैसे उसका सब कुछ लुट चुका हो। वो धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से स्टेशन को पार करके बाहर आया। बाहर घुप अंधेरा था। बस एक मध्यम सी स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसके नीचे एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी। क्यों चाचा, रघुनाथ जी के घर की तरफ चलोगे? के है हो रघुनाथ के हिया इतनी रात गए? उस बैलगाड़ी वाले ने लालटेन उठाकर उस आदमी का चेहरा देखा। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे राम मनोहर बबुआ, तू हवा का? फूलचंद चाचा, आप अभी तक बैलगाड़ी चलाते हैं? हाँ चाचा, मैं मनोहर ही हूँ। हे भगवान, कितना साल बाद देख ली तोहरा के। अरे तू तो शहर जाके बड़का साहब बन गईल रहल ना। नाव भी बदल ले रहल शायद। का रहे ऊ? हाँ, मोंटी रख ले रहल ना। रहने दीजिए चाचा, अब आप लोग मुझे राम मनोहर ही कहिए। अपने गांव की मिट्टी में वही नाम सुनकर अच्छा लग रहा है। शहर के नाम ने तो सिर्फ चल बबुआ, बैठ जा। रघुनाथ और कमला भाभी तो तोहरा के देख के पगलाइए जइहन। आजा, बैठा हमार बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगी। बैलों के गले में बंधी घंटियां उस सुनसान रास्ते पर छन छन करके गूंज रही थी। चारों तरफ घना जंगल और खेत थे। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभी जा रही थी। फूलचंद पुरानी यादें ताजा करने में लगा था, लेकिन राम मनोहर का ध्यान पीछे था। बैलगाड़ी के ठीक पीछे अंधेरे में एक बड़ा और भयानक काला साया तेजी से चल रहा था। उसकी लंबाई इंसानों से कहीं ज्यादा थी और उसकी टांगें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी थीं जैसे कोई जानवर हो। वो साया बैलगाड़ी की रफ्तार से भी तेज चल रहा था, बिना किसी आवाज के। फूलचंद को वो दिखाई नहीं दे रहा था शायद, पर राम मनोहर की नजरें उसी पर टिकी थीं। वो डर नहीं रहा था, बस अपनी नजरें चुरा रहा था, जैसे कोई अपराधी अपने जल्लाद को देखने से बच रहा हो। और सुनावा बबुआ, खेती बाड़ी के का हाल बा उहाँ? सुनले बानी शहर में लोग गमला में सब्जी उगावेला। और बहुरिया कैसन बाड़ी? लइका फैका तब बड़का हो गईल हुई हैं, उनकरन के ना लैला? सब ठीक है चाचा, बस गांव की याद आ रही थी। सोचा एक बार जी भर के गांव देख लूं। भैया और भाभी के हाथ का खाना खाए जमाना हो गया। अभी तो अकेले ही आया हूं। हाँ, रघुनाथ भैया और कमला भाभी तो अकेले रहेलन। उनकर कौनो आपन लइका तबाना, तोहरे के आपन बेटा मानेलन। जब तू शहर जाके बस गईल तो दुन्नो टूट गईल रहलन। आज तोहरा के देख के उनकर जान में जान आ जाई। जान? हाँ चाचा, बस कुछ पल की खुशी देने आया हूं। बैलगाड़ी रघुनाथ के आंगन में पहुंची। कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, मगर बैलगाड़ी के पास आते ही वो दुम दबाकर भाग गए, जैसे उन्होंने कुछ महसूस कर लिया हो। फूलचंद ने आवाज लगाई, अरे ओ रघुनाथ, देखा त बहरवा के आइल बा। तोहार परदेसी भाई लवट आइल बा। दरवाजा खुला
और एक बुजुर्ग औरत कमला, जिसे मनोहर भाभी कहता था, लालटेन लेकर बाहर आई। पीछे रघुनाथ भैया भी थे। मनोहर, हमार मनोहर, हे हमार राम, तू आ गइल बबुआ। इतना साल बाद तोरा हमारी याद आइल। माफ कर दो भाभी, देर हो गई आने में, बहुत देर हो गई, पर अब आ गया हूँ। बस कर पगली, अब ओकरा के अंदर तावे दे। देख कितना थक गइल बा लल्ला। आजा बेटा आजा। अच्छा रघुनाथ भैया, अब हम चलत बानी। मनोहर, मिलह कल हमार से भी। फूलचंद चला गया। तीनों अंदर गए, लेकिन बाहर वो विशालकाय काला साया अभी भी खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और वो बंद दरवाजे को घूरे जा रहा था। घर के अंदर भाभी ने तुरंत चूल्हा जलाया। रात के सन्नाटे में दाल और घी की महक पूरी झोपड़ी में फैल गई। बाहर खड़ा वो शैतान उस महक को सूंघकर एक घिनौनी हंसी हंसा। खा ले मनोहर, जी भर के खा ले। कुछ ही दिन बचे हैं तेरे खाने के, उसके बाद तो सिर्फ आग ही तेरा नसीब होगी। अंदर मनोहर थाली पर ऐसे टूटा जैसे सदियों का भूखा हो। वो बिना चबाए निवाले निगल रहा था। सर्दी की रात थी, लेकिन मनोहर के माथे से पसीना टपक रहा था। अरे मनोहर, धीरे खा बबुआ, खाना कहीं भागल थोड़ी जात बा। और तोरा इतना पसीना काहे आवत बा? तबीयत त ठीक बा ना? नहीं भैया, बस सफ़र की थकान है और भाभी के हाथ का स्वाद कंट्रोल नहीं हो रहा। खा ल बबुआ, खा ल। इतने साल बाद आइल बानी तो तोहरा के हमने मोटा करके ही भेजी। खूब जी भर के खाना खाया राम मनोहर ने, जैसे किसी बच्चे को कई दिनों बाद दूध मिला हो मां का। रघुनाथ और कमला एकटक उसे देखते रहे। खाने के बाद राम मनोहर बोला, सुनिए भाभी, मेरा सुबह का और दिन का खाना मत बनाइएगा। मैं सोच रहा हूँ गांव घूम लूँ, पुराने दोस्तों के यहाँ ही खा लूँगा। मैं सिर्फ रात को ही खाना खाऊंगा। कमला भाभी थोड़ा मायूस सी हुई, पर उन्होंने हां में सिर हिलाया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राम मनोहर बिस्तर से गायब था। भाभी और भैया ने पूरा घर देख लिया, पर वो कहीं नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया। भाभी चौखट पर बैठी रहीं। जैसे ही सूरज ढला और अंधेरा छाया, मनोहर दूर खेत की पगडंडी से आता दिखाई दिया। का रे मनोहर, इतना दिन बाद आइल और पूरा दिन गायब, बिना बतौले चल गईल। हमनी दोनों बूढ़ा हिया अकेले परेशान होत रही जा। भाभी, गलती हो गई, पुराने स्कूल चला गया था, माफ कर दो मुझे। वैसे देखो मैं क्या लाया हूँ, मूंगफली। आज रात खाने के बाद हम तीनों बाहर आग जलाकर मूंगफली खाएंगे। और हाँ भाभी, वो हरी मिर्च और लहसुन वाली चटनी बना लेना प्लीज़, सिलबट्टे पर पीस कर। शहर में तो वैसी चटनी कहीं मिलती ही नहीं। पगला कहीं के, अभी बना देता नहीं, तू हाथ मुंह धो ले। रात के खाने के बाद उन्होंने बाहर अलाव जलाया गया। भाभी ने सिलबट्टे पर बनी तीखी चटनी कटोरी में रखी थी। तीनों आग के चारों तरफ बैठे थे। वो लोग मूंगफली छीलते, चटनी में डुबोते और पुरानी बातें करते। हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन मनोहर की हंसी उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। दूर नीम के पेड़ के पीछे वही काला साया खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के अंतिम पलों का आनंद ले रहा हो। याद बा मनोहर, बचपन में तू यही अंगना में नंगा घूमत रहल और कहत रहल कि बड़का होके हम हवाई जहाज खरीदब ताकि भाभी के गोड़ पर ना चले के पड़े। हाँ भैया,
याद है, पर शायद मैं वो कर नहीं पाया। दुनिया की दौड़ में मैं ये भूल गया कि असली सुकून तो इसी आंगन में ही था। तू बस आ गईला, उहे हमरा खातिर हवाई जहाज बा बेटा। सबने मूंगफली खा ली। छिलके जमीन पर बिखरे थे। मनोहर ने कहा कि वो सफाई कर देता है। वो सारे छिलके और कचरा उठाकर घर से थोड़ी दूर बने पंचायत के कचरे के डिब्बे में डालने गया। अंधेरा घना था। जैसे ही उसने कचरा डाला और पलटा, उसके सामने वो भयानक काला साया प्रकट हो गया। हवा थम गई। मजा आ रहा है मनोहर? माँ के हाथ की चटनी, बाप का दुलार, सब कुछ मिल गया ना? प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ दिन और दे दो, सिर्फ कुछ दिन। मैंने भाभी से वादा किया है कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, उनका दिल टूट जाएगा। वादा? तू वादा करने की हालत में है क्या? भूल गया हमारा सौदा? तेरा वक्त खत्म हो रहा है। जो करना है कर ले, मैं यही हूं, तेरे साए से भी करीब। बस थोड़ा वक्त और, उन्हें खुश देख लेने दो। गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टॉक, टिक टॉक। उस शैतान ने एक जोरदार हंसी हंसी। राम मनोहर का चेहरा पसीने और डर से भरा हुआ था। ऐसे ही दिन बीतते गए। मनोहर रोज सुबह गायब होता और अंधेरा होते ही लौट आता। भाभी ने उसे हर वो चीज खिलाई जो उसे पसंद थी, खीर, पूरी, साग। लेकिन हर गुजरने वाले दिन के साथ मनोहर का चेहरा और पीला पड़ता जा रहा था। एक रात खाना खाते वक्त माहौल भारी था। भाभी, कल मेरा खाना मत बनाना, मुझे जाना होगा। का अभी तो आइल रहल तू, खाली 10-12 दिन तो भइल बा। कम से कम 1 महीना तो रुक जा बेटा। तोहरा सिवा हमार बाही के। रुक नहीं सकता भाभी, मेरा बस चलता तो मैं कभी नहीं जाता, पर शहर में कुछ हिसाब पूरा करना है, जाना पड़ेगा मुझे। पर बेटा, कुछ दिन और रुक जाता तो? रहने दे कमला, रोका टोकी मत कर। बड़का आदमी है, काम होई। जाए दे ओकरा के। पर मनोहर, वादा कर कि जल्दी वापस आईबा। भैया, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा यहीं रहूंगा, आप लोगों के आसपास, हमेशा। बाहर खड़ा शैतान खिड़की से ये सब देखकर धीरे से बोला, बस मनोहर, ये तेरी आखिरी रात है। कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। अगली सुबह जब भैया और भाभी की आंख खुली तो घर में सन्नाटा था। मनोहर का बिस्तर खाली था। वो जा चुका था, बिना मिले, बिना पैर छुए। भाभी चौखट पर बैठकर रोने लगी। भैया ने उन्हें समझाया कि शायद वो भारी मन से विदाई नहीं ले पा रहा होगा, इसलिए शायद चुपचाप चला गया। दिन बीता, शाम हुई, पर मनोहर का कोई फोन नहीं आया। भैया ने गांव में पता किया, स्टेशन गए, पर किसी ने मनोहर को जाते हुए नहीं देखा था। भाभी का दिल घबरा रहा था। सुनी जी, हमर जियरा धक धक करत बा। हमरा के अभी शहर ले चली, हमके अपना मनोहर के देखे के बा। जरूर कोनो मुसीबत में बा। उ कहले रहे हिसाब पूरा करे के बा। चली न हमनी के लेके। अच्छा बाबा, शांत हो जा। हम टिकट के इंतजाम करत बानी। हमने कल बिहाने ही निकल बजा। भैया और भाभी ट्रेन से शहर पहुंचे। सफर भर दोनों खामोश थे। जब वो राम मनोहर के फ्लैट पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के बाहर सफेद कपड़े पहने लोग बैठे थे। अगरबत्ती की महक हवा में खुली थी। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर गए। मनोहर की पत्नी आयशा सफेद साड़ी में बैठी थी। भाभी को देखते ही वो दौड़कर उनसे लिपट गई और चिल्लाकर रोने लगी।
भैया और भाभी दोनों की आंखों में आंसू और चेहरे पर कई सवाल थे। का भइल बेटी, ये सब का बा? मनोहर कहाँ बाड़न? भाभी, आपका मनोहर इस दुनिया में नहीं रहा। उनका 13 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट हो गया। अरे पर वो तो गांव में हमारे यहाँ खाना खा। तभी रघुनाथ भैया ने उनके कांधे पर हाथ रखकर उन्हें रोका। हाँ भाभी, लगभग हर रोज वो आपके खाने की ही बात करते थे कि मेरी माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें गांव आने का टाइम ही नहीं मिला। हमें माफ कर दो भाभी, कल उनकी 13वीं थी। भैया और भाभी अभी भी सदमे में ही खड़े थे। बीते सारे दिन उनकी आंखों के सामने घूम रहे थे और आंसू का बवंडर ही आंखों में उतार आया हो। भाभी, वो अधिकतर समय बस यही कहते रहते थे, मुझे भाभी के हाथ का खाना खाना है, मुझे गांव जाना है। पर देखो, बीच जिंदगी के सफर में ही हमें छोड़कर चले गए। कमरे के एक कोने में राम मनोहर की बड़ी सी तस्वीर रखी थी, जिस पर फूलों की माला चढ़ी थी। तस्वीर में मनोहर मुस्कुरा रहा था। भैया भाभी उसके सामने स्तब्ध बने खड़े थे। 13 दिन पहले सुनसान हाईवे पर मनोहर की गाड़ी और ट्रक की टक्कर होती है। मनोहर का लहूलुहान शरीर रोड पर पड़ा है। उसके शरीर से एक धुंधली सी आकृति बाहर निकलती है। तभी अंधेरे से वो काला साया उसके पास आता है। नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। मैंने अभी तक जी भर के भाभी का खाना भी नहीं खाया। मुझे उनसे मिलना है, प्लीज। तेरा वक्त खत्म मनोहर, चल मेरे साथ। मुझे बस कुछ दिन दे दो, मैं वादा करता हूँ उनके साथ थोड़ा वक्त बिताकर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, 13 दिन, सिर्फ 13 दिन। इस दौरान तू सिर्फ रात में ही उन्हें दिखेगा। दिन में तू वापस अपनी मौत की दुनिया में रहेगा। और याद रखना, जैसे ही 13वीं का सूरज ढलेगा, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भाभी और भैया उस तस्वीर को देख रहे थे। भाभी को समझ आ गया कि वो पसीना ठंड में नहीं, बल्कि मौत का डर था। वो दिन में गायब होना दोस्तों से मिलना नहीं, बल्कि नियम था। राम मनोहर ने अपना वादा निभाया था।